हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग लाइफ प्रोसेस के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पहले मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा कि कौन कौन सा पार्ट्स है, कैसे कैसे खाना मूव करता है, ठीक है ना। बाकी आप पीपीटी आप देख ही सकते हो। इन सब चीजों को हम लोग क्या करेंगे, आज कवर करेंगे, ठीक है। ये ईसोफेगस, देन ये स्टमक। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेसिक्स तो आप समझो ना भाई। जब भी आप खाना खाते हो तो खाने का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है भाई? खाने का जो डाइजेशन होता है माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो बेसिक चीज समझो, ये माउथ है। क्या है? माउथ। अब ये जो पार्ट है, खाना जो होगा माउथ से कहां पर आएगा? ईसोफेगस में आएगा, ठीक। अब ये जो आप पार्ट देख रहे होगे इसको स्टमक बोलते हैं। जिनका बेसिक बिल्कुल नहीं क्लियर है वो देख लो, इसको क्या बोलेंगे? स्टमक। उसके बाद खाने का डाइजेशन कहां पर होगा? उसके बाद खाने का डाइजेशन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ होगा स्टूडेंट्स? स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर खाने का जब डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाएगा कंप्लीट और एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। स्टूडेंट्स, ये जो ग्रीन वाला है इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। और जो वेस्ट होता है वो फाइनली टेम्परेरी कहाँ पर रुका रहेगा, इकट्ठा रहेगा? रेक्टम में। और उसके बाद रेक्टम से जो वेस्ट होगा वो बॉडी के कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। तो इसी पूरे पाथ को हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है, जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, खाने को खाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, खाने को खाते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है भाई? डाइजेशन। पहले तो आप समझो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइजेशन। सर, डाइजेशन में क्या होता है? जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है। कौन सा फूड? जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और जो इनसॉल्युबल, कॉम्प्लेक्स और जो इनसॉल्युबल जो फूड होता है, ठीक है, इसको ब्रेक किया जाएगा। इसको क्या किया जाएगा? ब्रेक किया जाएगा सिंपल, सिंपल सॉल्युबल, सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस में। तो डाइजेशन में क्या होता है? जो कॉम्प्लेक्स फूड होगा, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होगा, जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होगा, उसको ब्रेक किया जाएगा और उसको सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस में क्या किया जाएगा? तोड़ा जाएगा, ठीक है, ताकि वो ब्लड में क्या हो सके, घुल सके, ठीक है। तो होता क्या है, सबसे पहले क्या काम होता है, जब भी हम खाना खाते हैं तो जो हमारे टीथ होते हैं वो फूड को क्या करते हैं? क्रश करते हैं, ग्राइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, टीथ का क्या काम होता है? ये फूड को पीसेस में तोड़ते हैं। फूड को पीसेस में, टुकड़ों में क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं। क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं। ये ग्राइंडिंग करने का काम करते हैं, ठीक है ना। खाने को क्या करते हैं? पीस भी देते हैं, ठीक है। खाने को क्रश भी कर देते हैं, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना कि जो टीथ होता है वो खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देता है? तोड़ देता है। तो खाने का डाइजेशन तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है, जब खाना छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है। तो दांत का काम पता होना चाहिए। टीथ हमारी बॉडी में क्या कर रहा है? जो माउथ है, माउथ के अंदर टीथ है, तो टीथ हमारी बॉडी में क्या कर रहा है? खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर रहा है? तोड़ रहा है या ग्राइंडिंग कर रहा है। आप क्रश भी बोल सकते हो इसको। उसके बाद हमारे माउथ में होता है टंग। क्या होता है स्टूडेंट्स? टंग। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे माउथ में जो फ्लूइड निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्लाइवा, जो वाटरी फ्लूइड निकलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लाइवा। उस स्लाइवा को खाने के साथ मिक्स करने का काम किसका होता है? टंग का होता है। अभी आपको पता लग जाएगा खाने को स्लाइवा के साथ क्यों मिक्स करते हैं, ठीक है। क्योंकि स्लाइवा के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो खाने को क्या करेंगे? डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है ना। और जो टंग होता है खाने को निगलने में, स्वेलो करने में क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। साथ में आपको पता होगा जो टंग होता है, टंग पे अगर ध्यान से आप टंग को देखोगे तो उस पे कुछ रेड कलर के, पिंक कलर के क्या होते हैं? कुछ दाने टाइप के दिखेंगे। तो वो एक्चुअली वो टेस्ट बड होते हैं। तो जो टंग होता है, यहाँ पर टेस्ट बड प्रेजेंट होता है। तो टंग कहीं ना कहीं खाने का टेस्ट कैसा है, ठीक है ना, सॉल्टी है, सार है, बीटर है, इन सब चीजों के बारे में क्या करता है? टंग बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आप टंग देख रहे होगे, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर ये वाला जो टंग का हिस्सा होता है आगे का, वो स्वीट बताएगा आपको। सॉल्टी एरिया वाला ये है, सार वाला एरिया ये है, और सबसे पीछे जो टंग का हिस्सा होता है वो कड़वापन को बताता है, बिटरनेस को बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज बताई गई है। तो जैसे ही हम खाना खाते हैं स्टूडेंट्स, तो खाने का जो डाइजेशन होता है, खाने का जो डाइजेशन होता है वो एक्चुअल में माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। अब जो स्लाइवा है, क्या है? स्लाइवा। तो भैया जो स्लाइवा होता है उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, अब हम उसकी बात कर रहे हैं। स्लाइवा के क्या कंपोनेंट्स होते हैं?
बच्चे स्लाइवा के अंदर वाटर होता है, क्या होता है? वाटर। स्लाइवा के अंदर बहुत सारे सॉल्ट होते हैं। सॉल्ट का मतलब है जैसे Na+Cl-, ठीक है, आपका बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो स्लाइवा के अंदर ये सॉल्ट भी होते हैं, बहुत सारे आयंस भी होते हैं, और कुछ एंजाइम्स होते हैं स्लाइवा के अंदर, जैसे स्लाइवरी एमाइलेज और लाइसोजाइम। स्टूडेंट्स ये एंजाइम्स हैं, स्लाइवरी एमाइलेज और लाइसोजाइम। अब होता क्या है, जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है समझना, जैसे एक ग्लूकोज है तो बहुत सारे ग्लूकोज जब मिल करके एक बड़ी सी चेन बना देते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। जो आप रोटी खाते हो, जो आप चावल खाते हो, वो सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, बहुत सारे ग्लूकोज से मिलके बने हैं, ठीक है। तो उन्हीं को हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। तो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है, राइस या जो व्हीट है, जो भी आप रोटी या चावल खाते हो, वो उसे कार्बोहाइड्रेट आप बोल सकते हो। तो माउथ के अंदर, स्लाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है, उसे बोलते हैं स्लाइवरी एमाइलेज। क्या बोलते हैं? स्लाइवरी एमाइलेज। और पीएच लगभग क्या होता है? 6.8 या 7.8 के आसपास, मतलब एल्कलीन के थोड़ा आसपास होता है, 7 आप मान लो, ठीक है ना, माउथ का जो पीएच होता है। तो जो स्लाइवरी एमाइलेज होता है, क्या होता है? स्लाइवरी एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा, और किस में तोड़ देगा? माल्टोज में। अब आधे बच्चे सोच रहे होंगे सर माल्टोज क्या है? देखिए सर, मैंने अभी बताया जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये बहुत सारे ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, हजारों की तादाद में ग्लूकोज ऐसे कंबाइनेड होगा। ये जो गोल गोल सा बना रहा हूं ग्लूकोज है, और जब आप इसको तोड़ रहे हो तो भाई जो कॉम्प्लेक्स चीज है वो सिंपल चीजों में टूटेगी ना। तो दो ग्लूकोज से मिलके क्या बनता है? माल्टोज। दो ग्लूकोज से मिलके क्या बनता है? माल्टोज। तो कॉम्प्लेक्स चीजों को छोटी चीजों में आप तोड़ रहे हो, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है? डाइजेशन हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, जितना भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, 30% कार्बोहाइड्रेट या जो स्टार्च होता है, क्या होता है? स्टार्च होता है, उसका जो डाइजेशन होता है वो हमारे माउथ में ही हो जाता है, ठीक है। 30% जो डाइजेशन है, इसका मतलब है पार्सल डाइजेशन जो होता है कार्बोहाइड्रेट का, हमारे माउथ में ही हो जाता है। तो खाने का जो डाइजेशन है वो माउथ से ही क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो स्लाइवा होता है उसके अंदर क्या होता है? वाटर। क्या होता है? वाटर। सॉल्ट होते हैं बहुत सारे, सोडियम, Cl, बाइकार्बोनेट। एंजाइम्स होते हैं, कौन सा एंजाइम है? स्लाइवरी एमाइलेज। ये जो स्लाइवरी एमाइलेज है ये स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को किसमें तोड़ेगा? माल्टोज में। किसमें तोड़ेगा स्टूडेंट्स? माल्टोज में, ठीक है। एक चीज देखो स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से इसको देखो, इन्होंने लाइसोजाइम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? लाइसोजाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जो स्लाइवा होता है उसके अंदर एक और एंजाइम होता है, उसे बोलते हैं लाइसोजाइम। ये जो लाइसोजाइम है ना, ये एंटीबैक्टीरियल है। कैसा है? एंटीबैक्टीरियल। एंटीबैक्टीरियल का मतलब है कि ये जो लाइसोजाइम है ये बैक्टीरिया की को फाड़ देता है, उसके सेल वॉल को भी क्या कर देगा? फाड़ देगा, बैक्टीरिया को किल करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होने देता है। तो हमारा जो माउथ में जो स्लाइवा है उसके अंदर ये लाइसोजाइम होता है। तो कोई भी बैक्टीरिया अगर बाहर से आएगा तो वो क्या हो जाएगा? किल हो जाएगा। अगर वो खाने के साथ आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा, ठीक है। और ये एंजाइम जो होता है ना, ऐसा नहीं है कि स्लाइवा में ही होता है सर, ये एंजाइम हमारे आंसुओं में भी होता है, जो आईज है। यही रीजन है, देखा होगा बहुत बार जब मक्खी या मच्छर आपके आंखों में जाता है, देखा होगा कोई भी कीड़ा अगर आपके आंखों में कभी गया होगा तो जिंदा बच के वो निकला नहीं होगा, ठीक है ना। वो आपके आईज में जाके ही क्या हो गया होगा? उसका डेथ हो गया होगा, क्योंकि जैसे ही वो आपके आंखों से टकराया तो आंखों से पानी निकलने लगता है, वो पानी के कांटेक्ट में आ जाता है। उस पानी के अंदर क्या होता है? लाइसोजाइम होता है, और पूरा जो इंसेक्ट होता है या जो बैक्टीरिया होता है उसकी पूरी बॉडी पे छोटे छोटे क्या हो जाते हैं? गड्ढे हो जाते हैं, और उसकी डेथ हो जाती है। तो ध्यान रखना, हमारा जो स्लाइवा होता है और हमारे जो टीयर्स होते हैं उसमें कौन सा एंजाइम होता है? लाइसोजाइम, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या करते हैं? रोकते हैं। तो ध्यान रखना, आंसुओं के अंदर भी क्या होती है, ठीक है ना, एक एंजाइम होता है, उसको क्या बोलते हैं? लाइसोजाइम। इसका मतलब ये हो गया कि आज ये हमने प्रूफ कर दिया कि आंसुओं में भी ताकत होती है, ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा, एक चीज और आपने देखा होगा, जो जानवर होते हैं, ठीक है, जब उनको कभी हाथ पैर में चोट लग जाती है, ठीक है, मान लो उनके लेग्स पे चोट लग गया है, बॉडी के किसी भी पार्ट पे चोट लग गया, तो आपने देखा होगा वो उस पार्ट को क्या करते रहते हैं? चाटते रहते हैं। भाई उनके पास तो खुद का डॉक्टर तो है नहीं कि कोई एमबीबीएस डॉक्टर आ रहा है उनके पट्टी प्लास्टर कर रहा है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो होता क्या है, वो जो जानवर होता है जब उस घाव को चाटता रहता है तो होता क्या है कि उसमें स्लाइवा होता है। तो स्लाइवा की वजह से अगर कोई बैक्टीरिया उसके आसपास ग्रो करेगा तो स्लाइवा उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या कर देगा? रोक देगा, ठीक है। तो लगातार जो जानवर होता है उस घाव को क्या करता है, ठीक है ना,
लगातार उस जानवर को क्या करेगा, लिक करेगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो इससे बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी और जल्दी उसका जो भी मतलब चोट होगा वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। देखा होगा अगर जानवर के जैसे कुत्ते हो गए, अगर उनके सर पे चोट लग जाए, ठीक है, तो उनकी जो जीभ होती है सर पे नहीं पहुंच पाती है। तो जब सर पे नहीं पहुंच पाएगी तो जो घाव होता है वो ठीक नहीं होता है। तो धीरे धीरे वो घाव क्या होता है, जो वुंड होता है वो क्या होता है, सड़ने लगता है और कुत्ते की क्या होती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज है, जो जानवर हैं उनके बॉडी में अगर कहीं भी चोट लग रही है तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर उनके सर पे चोट लग गई तो जनरली ये देखा गया है कि उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज है, आप ये ध्यान रखना। लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है, माउथ में जो स्लाइवा है उसके अंदर ये जो एंजाइम है बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप ध्यान रखना। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है। तो ये माउथ के अंदर जो डाइजेशन होता है हमने उसके बारे में क्या कर ली है, बात कर ली है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये रहा, ठीक है। आपने सेब खाया, अब माउथ के अंदर क्या था, टीथ। माउथ के अंदर क्या था, टीथ और टंग, तो और स्लाइवा, तो यहाँ का जो पूरा डाइजेशन है वो हो गया। अब आपका जो खाना है वो ऊपर से कहाँ जाएगा, अब आपका जो खाना है वो ये जो पाइप है, पतली सी जो पाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं ईसोफेगस, क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। यहां से मूव करते करते आपका जो खाना है वो स्टमक में जाएगा। कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स, स्टमक में जाएगा, ठीक है। तो अब हम ईसोफेगस के बारे में क्या करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, देखो ईसोफेगस क्या है, ठीक है। जैसे ये रहा, ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया के पीछे लंबी सी पाइप है, ठीक है। लंबी सी क्या है, एक पाइप होती है, ट्यूब होती है, ठीक। तो इट लीड्स फूड फ्रॉम बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी मतलब जो माउथ है, ठीक है ना, अंदर का जो हिस्सा है, खाने को ये बक्कल कैविटी से कहां ले जाता है, स्टमक के पास ले जाता है। कहां ले जाता है, स्टमक, क्योंकि ईसोफेगस के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता है, तो इसका मतलब है ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे ये ईसोफेगस की क्या है, वॉल है, तो ये खाना है, क्या है ये, खाना, फूड, ऐसे बोलस के फॉर्म में बन गया है। तो होता क्या है, ये जो ईसोफेगस की जो वॉल होती है, जो ट्यूब होती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट। तो मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये जो फूड होता है वो ऊपर से धीरे धीरे कहाँ आता है, नीचे आता है और फिर किस में चला जाता है, स्टमक में। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना, ये पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल में होगा, ईसोफेगस में भी होगा, स्टमक में भी होगा, इंटेस्टाइन में भी होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में भी होगा, रेक्टम में भी होगा, फिर उसके बाद वेस्ट बॉडी से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना स्टूडेंट, जिसकी वजह से खाना ऊपर से नीचे मूव कर रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसी मूवमेंट की वजह से खाना जो है ऊपर से धीरे धीरे कहाँ मूव करता है, नीचे मूव करता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी फिर एक्सपेंड होगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी एक्सपेंड करेगी, ठीक है ना। तो इसका जो मस्कुलर वॉल है कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करेगा, इसमें ईसोफेगस का। इसकी वजह से जो फूड होगा वो नीचे की तरफ पुशअप होगा, ठीक है ना, स्टमक की तरफ क्या होगा, पुश होगा। इसी को हम पेरिस्टाल्टिक क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो स्टूडेंट्स, तो खाना आपका स्टमक में पहुंच चुका है, ठीक है। खाना आपका कहाँ पहुंच चुका है, स्टमक में। ये स्टमक है। तो पहले मैं इसको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। देखिए सर, जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं है भाई, उनके लिए तो करना ही पड़ेगा। ये खाना आपका ईसोफेगस से कहाँ पर पहुंचा, स्टमक में। तो स्टमक में भी तो खाने का डाइजेशन होगा। आपने देखा थोड़ा बहुत डाइजेशन माउथ में हुआ है, ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं हुआ है क्योंकि कोई एंजाइम ही नहीं है। अब जो डाइजेशन होगा वो स्टमक में होगा। ये जो देख रहे हो ना, जे शेप का जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसी को हम स्टमक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टमक। तो इसी के बारे में अब मैं क्या करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए सर, ये रहा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जब हम स्टमक की बात करते हैं तो ये ईसोफेगस है। आपको पता होगा जो ईसोफेगस है, जब वो खाने को भेजेगा तो खाना आपका कहाँ पर आ जाएगा, खाना आपका स्टमक में आ जाएगा। तो स्टमक में भी खाने का क्या होगा, डाइजेशन होगा। क्या होगा, डाइजेशन, ठीक। तो स्टमक में कुछ ग्लैंड होते हैं, उस ग्लैंड को गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। गैस्ट्रिक वर्ड आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए, स्टमक के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्टमक के बारे में। अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है स्टमक में प्रेजेंट है, और ये ग्लैंड, कोई भी जो ग्लैंड होगी, जाहिर सी बात है वो सीक्रीशन करेगी। तो ये ग्लैंड जो सीक्रीशन करती है उस सीक्रीशन को बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, गैस्ट्रिक जूस।
अब इसके अंदर होगा क्या ये समझो। सर इसके अंदर होगा म्यूकस, सर इसके अंदर होगा HCl, सर इसके अंदर होगा पेप्सिनोजन। अभी सबका एक एक करके काम बताऊंगा मैं आपको। ये तीनों चीजें होंगी, ठीक है। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है इसका जो सीक्रेशन होता है उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, और गैस्ट्रिक जूस के अंदर होता है म्यूकस, HCl और पेप्सिनोजन। ये तीनों चीजें होंगी। बारी बारी करके अभी मैं इन सबका क्या बताता हूँ आपको, फंक्शन बताता हूँ, ठीक है। बारी बारी करके क्या बताऊंगा आपको, फंक्शन बताऊंगा। अब देखना जरा स्टूडेंट्स क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, समझना। HCl का क्या काम है ये समझो। स्टमक के अंदर HCl क्या काम करता है, तो जाहिर सी बात है एसिड है, और जो HCl है उसका जो pH है 1.2 या 1.8 के करीब आप मान सकते हो, इतना होता है लगभग 1.2 1.8 के करीब होता है, ठीक है, स्टमक में। और ये बहुत ज्यादा एसिडिक है, तो बहुत सारे जो बैक्टीरिया जो माउथ से बच गए हैं वो यहाँ पर आते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन एक्चुअल में HCl का काम कुछ और है, HCl का कुछ और काम है। एक्चुअल में ये जो एंजाइम है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेप्सिनोजन, क्या है, पेप्सिनोजन। स्टूडेंट ये इनएक्टिव होता है। क्या होता है, ये इनएक्टिव होता है। जैसे ही ये HCl के कांटेक्ट में आता है तो ये किसमें कन्वर्ट होता है, पेप्सिन में। किसमें, पेप्सिन में। और ये क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्टिव। P4 पेप्सिन, P4 प्रोटीन, P4 पेप्सिन, P4 प्रोटीन। तो ये जो एंजाइम है, ये जो पेप्सिन है, ठीक है ना, ये प्रोटीन को क्या करता है, तोड़ता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। किसमें तोड़ेगा, पेप्टोन्स में या पेप्टाइड्स में। तो आप ये ध्यान रखना, जो हमारा स्टमक है वहां पर सिर्फ और सिर्फ किसका डाइजेशन होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन होता है। किसका डाइजेशन होगा स्टूडेंट्स, प्रोटीन का। वो भी कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है। तो आप ये ध्यान रखना कि सर जो प्रोटीन है स्टमक के अंदर उसको कौन डाइजेस्ट करता है, कौन तोड़ता है, पेप्सिन। P4 पेप्सिन, P4 प्रोटीन। और पेप्सिन को कौन एक्टिवेट करता है, HCl। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कौन कन्वर्ट करेगा, HCl। तो अगर कभी भी आपसे HCl का काम पूछे तो आप ये बता सकते हो कि जो HCl है वो क्या करता है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। पेप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट करेगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा। और पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये होगा कि सर जो HCl है वो तो इतना ज्यादा एसिडिक है और वो स्टमक के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, तो स्टमक की वॉल को जला सकता है ना। तो स्टूडेंट्स इसका भी जवाब है, आप टेंशन ना लो, आपका स्टमक जलेगा नहीं। होता क्या है, होता क्या है, ये जो स्टमक है ना इसकी वॉल के ऊपर म्यूकस की कोटिंग होती है। इसकी कोटिंग होती है स्टूडेंट्स, म्यूकस की कोटिंग होती है। और ये जो म्यूकस होता है, ठीक है, ये जो म्यूकस होता है ये स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है। ये जो म्यूकस होता है स्टमक की वॉल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करेगा, HCl से, कि HCl इसकी वॉल को जला ना दे, डिस्ट्रॉय ना कर दे। तो म्यूकस का क्या काम है ये समझ में आया। सर म्यूकस जो होता है ये प्रोटेक्ट करता है। सर जो म्यूकस होता है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है स्टमक को फ्रॉम HCl। तो स्टूडेंट्स गैस्ट्रिक ग्लैंड में यही आपके सिलेबस में है, यही आपसे क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना स्टमक के अंदर जो ग्लैंड है उस ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टमक के अंदर जो ग्लैंड है उस ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड का जो सीक्रेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में क्या होगा, म्यूकस, HCl और पेप्सिनोजन, ठीक है, ये होगा। अब HCl का क्या काम है, HCl का क्या काम है, तो HCl में ही पेप्सिनोजन किस में कन्वर्ट होगा, पेप्सिन में। क्योंकि पेप्सिनोजन एक इनएक्टिव है, इनएक्टिव एंजाइम है। और जैसे ही HCl के कांटेक्ट में आएगा ये एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्टिव। और P4 पेप्सिन, P4 प्रोटीन। ये जो आपका पेप्सिन है प्रोटीन का क्या करता है स्टूडेंट्स, डाइजेशन करता है। प्रोटीन का क्या करता है, डाइजेशन। प्रोटीन को ये पेप्टोन्स या पेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा। अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा सर जो HCl है ये स्टमक की वॉल को जला सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो ध्यान रखना ऐसा नहीं होगा। क्योंकि स्टमक की वॉल पे क्या है, म्यूकस है। म्यूकस स्टमक को बचाता है, किससे बचाएगा, HCl से। अब स्टूडेंट्स आपको एक और बढ़िया चीज बताता हूं मैं आपको। आपने देखा होगा बहुत लोग खाना खाने के बाद पानी नहीं पीते हैं, ठीक है ना। तो इसका मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, ऐसा क्यों कहा जाता है कि खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए या खाना खाने के कुछ देर के बाद पानी पीना चाहिए। होता क्या है कि अगर आपने खाना खाने के दौरान खूब पानी पी लिया
ठीक है। तो जब आप खाना खाने के दौरान खूब पानी पी लोगे तो ये जो मैंने अभी बात की है, जिसकी हम क्या बात कर रहे हैं, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, इसी में तो पानी मिक्स होगा स्टमक में जाके। तो ये जो आपका गैस्ट्रिक जूस है ना, ये बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा डाइल्यूट। और जब बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो जाएगा तो स्टमक के अंदर जो आपके एंजाइम है, ठीक है ना, पेप्सिनोजन जो पेप्सिन में कन्वर्ट हो रहा है, वो उतना कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, एंजाइम उतना एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, और आपके खाने का जो डाइजेशन है वो उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये सब कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से जो खाना है उसके मतलब तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको स्टूडेंट्स क्या होनी चाहिए, थोड़ी पता होनी चाहिए। आपके सिलेबस में नहीं है बट आप 10th लेवल पे इसको अच्छे से देख सकते हो बढ़िया तरीके से। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर। किसी का कोई है तो कमेंट कर सकते हो, आपको बता दूंगा। कोई है तो देखो। ठीक है, देखिए सर सुनो, अभी जो भी आपका खाना यहाँ पर आया, जो भी आपका खाना यहाँ पर आया स्टमक में, है ना, जो भी आपका खाना कहाँ पर आया स्टमक में, एसिड के साथ मिक्स हो गया। किसके साथ मिक्स हो गया स्टूडेंट्स? एसिड के साथ। तो ये जो आपका खाना है ना, जो एसिड के साथ मिक्स हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं? काइम। आप काइम बोल लो, आपको जो सही लगे वो बोल सकते हो। CHYME एनसीईआरटी में वर्ड यूज है। ठीक है, एनसीईआरटी में ये इस वर्ड को दिया गया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स स्टमक के बाद जो भी खाना होगा वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करेगा। कहां पर मूव करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। मैं आपको शो कर देता हूं थोड़ा पिक्चर, जिनको बेसिक्स नहीं पता। ये रहा आपका क्या, स्टमक। ठीक है, अब स्टमक में जो भी खाना है वो डाइजेस्ट हुआ, जो भी प्रोटीन वोटीन था, उसके बाद इसका मूवमेंट कहाँ होगा, इसको कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जो दिख रहा है यहाँ पर खाने का क्या होगा? डाइजेशन होगा। ध्यान रखना, खाने का कंप्लीट डाइजेशन और जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ पर होता है स्टूडेंट्स? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है ना, खाने का कंप्लीट डाइजेशन और कंप्लीट एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टमक के बाद अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक है, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन। पहले तो इसके बेसिक समझो आप, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है। तो हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, अब एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है ये तो शुरू में ही बताना चाहिए था भाई। माउथ से लेके माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, फिर एनस, एनस से जो भी वेस्ट होगा बाहर। ठीक है, तो ये जो माउथ से लेके एनस वाला जो पूरा का पूरा पाथ है, इसी को एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स आप ये ध्यान रखना कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये सबसे लॉन्गेस्ट ऑर्गन है, लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक है, देख लो ये कितने से कितना मीटर है, 6 से 7 मीटर होती है लेंथ। ठीक है ना, हमारा जो एब्डोमेन होता है वहां पर ऐसे बिल्कुल कॉइल्ड होके पड़ा हुआ होता है, ये 6 से 7 मीटर होता है ये लंबाई में। ठीक है, और ये प्राइमरी एरिया है जहां पर खाने को एब्जॉर्ब किया जाएगा। ध्यान रखना, खाने का जो कंप्लीट क्या होगा? डाइजेशन होगा। खाने का कंप्लीट डाइजेशन और जो एब्जॉर्प्शन होगा स्टूडेंट्स, खाने का कंप्लीट डाइजेशन एंड जो एब्जॉर्प्शन होगा वो कहां पर होता है? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कहां पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये विली शब्द के बारे में बात किया, मैं इसको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में बताऊंगा इसको। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट होते हैं। इस वर्ड को तो एनसीईआरटी ने यूज किया हुआ है। एक तो डेवडेनम है, क्या है? डेवडेनम। और फिर क्या है? जेजूनम। और फिर क्या है? इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं। अगर आपको तीनों नहीं याद हो रहे हैं तो डेवडेनम तो जरूर याद रखो आप। स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला डेवडेनम, फिर बीच वाला जेजूनम, और सबसे लास्ट वाला क्या है? इलियम। क्या है आपका? इलियम। ध्यान रखना, खाने का मैक्सिमम डाइजेशन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पहले ही पार्ट में होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेवडेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? डेवडेनम। अब आप ये चीज समझो, मेरी बात आप समझो, क्योंकि आप खाने का कंप्लीट डाइजेशन करने वाले हो, खाने का यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होने वाला है, तो जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पर बहुत सारे जो ऑर्गन्स होंगे, बहुत सारे जो ग्लैंड्स होंगे, वो क्या करेंगे? सिक्रीशन करेंगे।
जैसे लीवर, लीवर भी सीक्रेशन करेगा, लीवर बाइल जूस का सीक्रेशन करता है, ठीक है। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज बहुत डिफरेंट तरीके के जो एंजाइम्स होते हैं उसका क्या करता है, यहाँ पर सीक्रेशन करता है। क्या करता है, सीक्रेशन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर बाइल जूस का सीक्रेशन करेगा, जो पेनक्रियाज है वो डिफरेंट तरीके के एंजाइम्स का क्या करेगा, सीक्रेशन करेगा। तो ये जो डिफरेंट तरीके के जूसेस जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएंगे, ये फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड का कंप्लीट क्या कर देंगे, डाइजेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, डाइजेशन। तो पहले मैं ग्लैंड्स बता देता हूं कि कौन कौन से ऐसे ग्लैंड्स हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सीक्रेशन करते हैं और किस किस चीज का सीक्रेशन करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दो ग्लैंड्स हैं, आपको मेनली पता होना चाहिए। देखिए सर, जैसे यहाँ पर एक ग्लैंड्स है, तो इसके बारे में तो बता ही चुका हूं, ये माउथ के अंदर होता है, इसके बारे में बात ही नहीं करनी है। लीवर ये भी ग्लैंड है, बाइल का सीक्रेशन करेगा, ठीक है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में। पेनक्रियाज ये भी ग्लैंड है, ये भी डिफरेंट तरीके के एंजाइम सीक्रेट करेगा, वो भी कहां पर सीक्रेट करेगा, ये जो सीक्रेट करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। खाने का कंप्लीट डाइजेशन होने वाला है। क्या होने वाला है, खाने का कंप्लीट डाइजेशन होने वाला है। तो सबसे पहले लीवर की ही बात करते हैं। सर ध्यान रखना, लीवर क्या सीक्रेट करता है, बाइल जूस। क्या सीक्रेट करता है, बाइल जूस। किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। लेकिन आप ये ध्यान रखें, लीवर बाइल जूस सीक्रेट तो करता है, लेकिन बाइल जूस को कहां पर स्टोर किया जाता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है, लीवर के साथ ही जुड़ा होता है। तो लीवर बाइल जूस बनाता है, लेकिन बाइल जूस को लीवर स्टोर कहां करवाता है, गॉल ब्लैडर के अंदर, ठीक है। कहां पर स्टोर करवाता है, गॉल ब्लैडर के अंदर, ठीक है। अब ये जो बाइल जूस होता है, इसमें इसको बाइल सॉल्ट भी बोल सकते हो, इसमें डिफरेंट तरीके के आयन सॉल्ट भी होते हैं। तो बाइल जो जूस होता है, इसमें बिलीरबिन, बिलीवर्डिन ये पिगमेंट्स होते हैं। जब यूरिनेशन करते हैं तो थोड़ा येलो कलर होता है, ठीक है। जो पॉटी होती है उसका भी कलर थोड़ा येलो कलर होता है। तो क्यों होता है, उसका रीजन होता है बाइल। उसका रीजन क्या होता है, बाइल। लेकिन मजेदार बात ध्यान रखना, जो बाइल है ना उसमें कोई भी एंजाइम नहीं है। तो आपके दिमाग में आ रहा सर बाइल में कोई एंजाइम है ही नहीं, तो ये डाइजेशन में कैसे वो कर रहा है। तो अभी आपको पता लग जाएगा कि बाइल जूस डाइजेशन में कैसे हेल्प करता है, ठीक है ना। बाइल जूस कैसे डाइजेशन में हेल्प करता है। अभी बस इतना ध्यान रखो कि जो लीवर होता है वो बाइल जूस बनाता है, और बाइल जूस को फिर कहां पर स्टोर किया जाता है, गॉल ब्लैडर में। क्या बाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम होता है, सर नहीं होता है, ठीक है। पॉटी का कलर, यूरिन का कलर थोड़ा येलो क्यों कलर होता है, ड्यू टू बाइल जूस, ड्यू टू बाइल पिगमेंट, इनकी वजह से होता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं स्टूडेंट पेनक्रियाज। ये रहा जो पेनक्रियाज होता है, ये जो जूस निकालता है इसको बोलते हैं पेनक्रियाटिक जूस। क्या बोलते हैं, पेनक्रियाटिक जूस, जो कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में निकालेगा। इस जूस के अंदर होगा ट्राइप्सिनोजन। क्या होगा, ट्राइप्सिनोजन। और लिपेज होगा, और क्या होगा, एमाइलेज। ये अलग अलग एंजाइम है, अभी आपको बता दूंगा ये एंजाइम्स क्या करते हैं और कैसे डाइजेशन करते हैं। तो बाइल भी स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, और पेनक्रियाटिक जूस भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ गया। अब ये खाने का क्या करेंगे, डाइजेशन करेंगे। खाने का स्टूडेंट्स क्या करेंगे, डाइजेशन। तो ये अब यहां पर आ गया, देखो प्रोटीन का फाइनल जो डाइजेशन है, जितना भी प्रोटीन स्टमक में डाइजेस्ट हुआ, ठीक है, पार्सली हुआ जो भी है, ठीक है ना, प्रोटीन पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो गया होगा, बहुत सारा प्रोटीन डाइजेस्ट ही नहीं हुआ होगा। तो इनका जो फाइनल डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो यहां पर जो ट्राइप्सिन होता है, क्या होता है, ट्राइप्सिन, ठीक है, जो कि पेनक्रियास से निकला है। क्या है, पेनक्रियास से निकला है, ठीक। तो जो ट्राइप्सिन होता है वो प्रोटीन या पेप्टोन्स को किस में तोड़ देगा, एमिनो एसिड में। बिल्कुल सबसे सिंपल हो गया, ये टूट गया, इससे ज्यादा और छोटा नहीं होगा ये ध्यान रखना, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे एमिनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं, बहुत सारे एमिनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो एक लंबी सी चेन बनती है, उसी चेन को हम पेप्टाइड या प्रोटीन बोलते हैं। तो आपने ये जो इसका सबसे छोटा बेसिक पोर्शन था उसको तोड़ तोड़ के अलग कर दिया, ठीक है ना। तो प्रोटीन का जब डाइजेशन हो जाता है कंप्लीट, तो क्या बनता है आपका, एमिनो एसिड, ठीक है। तो ध्यान रखना, स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन पेप्सिन कर रहा है। कौन कर रहा है, पेप्सिन। और स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कर रहा है, ट्राइप्सिन। और ये कहां से निकलता है, पेनक्रियास से। कहां से निकलता है, पेनक्रियास से। अब आपको याद होगा माउथ में जो कार्बोहाइड्रेट था वो माल्टोज में कन्वर्ट हो गया था। अब वो जो माल्टोज है, माल्टोज का मतलब है 2 ग्लूकोज। क्या ये बिल्कुल सिंपल हो गया, क्या नहीं हुआ। तो अब माल्टेज एंजाइम आएगा, माल्टेज एंजाइम अब इनको बिल्कुल सिंगल सिंगल ग्लूकोज में अलग अलग कर देगा। ये बिल्कुल सबसे सिंपल हो गया। तो कार्बोहाइड्रेट का भी कंप्लीट डाइजेशन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो फैट हम खाते हैं, जो फैटी फूड खाते हैं,
ठीक है, अब इसको समझना है स्टूडेंट्स, ध्यान से इसको आपको समझना है। जो भी हम क्या करते हैं, फैटी फूड खाते हैं, ठीक है, जो भी हम फैट खाते हैं, ऑयली चीजें खाते हैं, उसका एक्चुअल में कैसे क्या होता है, डाइजेशन होता है। मान लीजिए फैट है, क्या है, फैट है, तो फैट के ऊपर सबसे पहले बाइल क्या कोटिंग होगा, किसकी कोटिंग होगी, बाइल की। यहां पर फैट लिखा है, फिर बाइल लिखा है, फैट के ऊपर बाइल की क्या होगी, कोटिंग होगी, ठीक है। अब फैट पे ऐसे बाइल लग गया, अब ये जो लिपेज एंजाइम है, ये लिपिड, लिपिड मतलब फैट, फैट को तोड़ेगा इसको, और जब फैट को तोड़ेगा तो छोटे छोटे इसमें तोड़ देगा, जिसको हम लोग फैटी एसिड बोलते हैं, ग्लिसरॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल, ठीक है। तो इतना बड़ा फैट का ग्लोब्यूल था, इसको बिल्कुल छोटे छोटे फैट के ग्लोब्यूल में तोड़ दिया, मतलब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ दिया, ठीक है। ये जो लिपेज एंजाइम है, बाइल के प्रेजेंस में आसानी से फैट को क्या कर पाता है, तोड़ पाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है जो बाइल है वो लिपेज एंजाइम की हेल्प करता है फैट को तोड़ने में, फैट को डाइजेस्ट करने में, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर किसी के अंदर बाइल नहीं बनेगा तो क्या फैट का ढंग से डाइजेशन हो पाएगा, नहीं होगा। आपने सुना भी होगा बहुत लोगों को गॉल ब्लैडर के अंदर क्या होता है, स्टोन हो जाता है। अगर गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन हो गया तो फिर उसको कोई दवाई वाई से आप ठीक नहीं कर सकते हो, गॉल ब्लैडर को निकालना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों का अगर गॉल ब्लैडर निकल गया तो फिर तो बाइल कहां पर स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। तो ढंग से उनकी बॉडी के अंदर बाइल मिल ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो जब ढंग से बाइल उनको मिल ही नहीं पाएगा तो फैट का डाइजेशन ढंग से नहीं हो पाता है। जो भी जिनका गॉल ब्लैडर निकाल लिया जाता है उनको फैटी खाना खाने से थोड़ा मना किया जाता है, क्योंकि फैट का वो लोग ढंग से डाइजेशन नहीं कर पाते हैं। तो जो बाइल होता है वो कहीं ना कहीं फैट के डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। जो लिपेज एंजाइम है ये बाइल के प्रेजेंस में बहुत आसानी से फैट को क्या करता है, तोड़ देता है। और ये जो फैट छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जा रहा है, इसी को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो ये कंप्लीट डाइजेशन हो गया आपका, ठीक है ना, खाने को कंप्लीट तोड़ दिया गया है, ठीक। अब ये जो खाना टूटा है, ठीक है ना, अभी इसका आगे क्या होगा वो भी मैं आपको बताता हूं। खाने को कंप्लीट क्या कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। खाने को कंप्लीटली क्या कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। देखो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है ना, कन्वर्ट फैट इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल। वो जो अभी आपने देखा जो फैट थे, फैटी एसिड और जो ग्लिसरॉल में तोड़ रहे थे, छोटे छोटे ग्लोब्यूल में तोड़ रहे थे, उसी को हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब इस चीज को समझो, जब खाने का कंप्लीट डाइजेशन हो गया, खाने का क्या हो गया, कंप्लीट डाइजेशन, इंटेस्टाइन के अंदर एमिनो एसिड बचा भाई टूट टूट के, इंटेस्टाइन में ग्लूकोज बचा टूट टूट करके, ठीक है, बिल्कुल इससे छोटा नहीं टूट सकता है, ठीक है ना। एमिनो एसिड और आपका क्या हो गया, ग्लूकोज, डाइजेशन हो गया ये, ठीक। आपका ये फैटी एसिड क्या बन गया, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये सारी चीजें। अब ये जो डाइजेस्टिव जो सब्सटेंस है, इंटेस्टाइन जो होता है ना, उसके सरफेस पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इंटेस्टाइन के सरफेस पे क्या होते हैं, कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। इंटेस्टाइन के सरफेस पे स्टूडेंट्स ध्यान रखना, कुछ फिंगर लाइक क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। एक्चुअल में ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का, हमारे इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। भाई सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो खाने का जो एब्जॉर्प्शन होगा, खाने का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई विलाई क्या है, ठीक है ना, तो विलाई कहां पर प्रेजेंट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। और जो मेजर एब्जॉर्प्शन है, सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहां पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और अगर कोई पूछे भाई विलाई क्या है, तो इट इज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। डेफिनेशन स्टूडेंट्स पूछता है बहुत बार, ये फिंगर लाइक क्या है, स्ट्रक्चर है, which increases surface area for absorption, of food। फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो विलाई कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, कैसा है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है।
फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो खाने का एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। खाने का एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा स्टूडेंट्स, ज्यादा होगा। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो खाने का एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, बता दिया जाएगा। ठीक है सर। अब एक और चीज सुनिए, अभी लार्ज पे नहीं जा रहे हैं। जैसे एक आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप देख रहे हो कि हिरन है और शेर दिख ही रहा है, लेकिन इसको खा क्यों नहीं रहा ये नहीं समझ आ रहा है। क्वेश्चन है विच वन हैज लॉन्गर एलिमेंट्री कैनाल। क्वेश्चन है कि जो शाकाहारी जानवर होता है और जो मांसाहारी जानवर होता है, इन दोनों में से किसका एलिमेंट्री कैनाल ज्यादा लंबा होता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना, जो आपके हर्बीवर्स होते हैं, कौन होते हैं आपके हर्बीवर, जो आपके हर्बीवर होते हैं, इनका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, कौन सी कैनाल, इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो लॉन्ग होती है एज कंपेयर क्या, कार्निवोर। कार्निवोर मतलब जो मांस खाते हैं, कार्निवोर मतलब जैसे लॉयन, ठीक है ना, आपका टाइगर, इन सबका जो इंटेस्टाइन होगा, इन सबका जो एलिमेंट्री कैनाल होगा, उनसे ज्यादा बड़ा एलिमेंट्री कैनाल किसका होता है, हर्बीवर का, जो शाकाहारी जानवर होते हैं। अब कुछ के दिमाग में आ रहा होगा कि सर शाकाहारी जानवर का एलिमेंट्री कैनाल इतना बड़ा क्यों होता है। सर शाकाहारी जानवर ना घास फूस खाते हैं, घास फूस को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है ना, ढंग से डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। तो जितनी लंबी एलिमेंट्री कैनाल होगी, खाना क्या करेगा, धीरे धीरे मूव करेगा, और खाना एलिमेंट्री कैनाल में उतने ही टाइम तक रहेगा, तो खाने का डाइजेशन उतना ही ज्यादा होगा और खाने का एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है ना। तो घास फूस को और जो प्लांट होता है उसको डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि उसमें सेलुलोज होता है, तो इसी वजह से उसका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है काफी लंबा होता है। ठीक है। और जो मांसाहारी जानवर होते हैं, टाइगर, लॉयन, इन सब का जो एलिमेंट्री कैनाल होगा वो हर्बीवर या शाकाहारी के कंपेयर में क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में। हाँ गौरव भाई, अब तुम अपने एलिमेंट्री कैनाल को अब मतलब शाकाहारी जानवर से कंपेयर कर रहे हो कि किसका लंबा होगा, है ना। तो यहाँ पर प्रॉपर पूरा शाकाहारी और पूरा मांसाहारी के कंपेयर में हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग भी क्या है, कहीं ना कहीं शाकाहारी हैं, ठीक है ना, थोड़ा बहुत कुछ लोग क्या होते हैं मांसाहारी भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बहुत सारा प्लांट भी इनटेक करते हैं। इसमें क्या कभी ये ऐसा है कि क्या कभी घास खा रहा है, कुछ प्रॉपर मांसाहारी है, प्रॉपर शाकाहारी है, प्रॉपर कार्निवर है, प्रॉपर आपका हर्बीवर है, उसमें आप कंपेरिजन कर रहे हो। ठीक है, उसमें क्या कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो। और हमारा भी तो एलिमेंट्री कैनाल अच्छा खासा लंबा है भाई, 6 से 7 मीटर है आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, और आपका भी 1 से 1.5 मीटर होगा वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स खाने का कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो चुका है। ठीक है, खाने का एब्जॉर्प्शन भी हो गया है। अब बहुत सारा खाना ऐसा भी होगा जो डाइजेस्ट नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, जिसे हम वेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेस्ट। तो स्टूडेंट्स ये जो वेस्ट है, ये जो क्या है, वेस्ट है, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां भेजा जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। कहां भेजा जा रहा है, लार्ज। ये जो ग्रीन वाला देख रहे हो उसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। और स्टूडेंट लार्ज इंटेस्टाइन में ना डाइजेशन नहीं होता है, डाइजेशन तो स्मॉल में ही हो गया, डाइजेशन कहां हो गया, स्मॉल में ही हो गया। तो होता क्या है स्टूडेंट्स, जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन होता है, क्या होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन होगा वहां पर खाने का डाइजेशन नहीं होता है, वहां पर सिर्फ वाटर का और जो आपके मिनरल्स हैं, क्या है आपके मिनरल्स, वाटर हो गया, मिनरल हो गया, जो इलेक्ट्रोलाइट है। देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, साइड करता हूँ, ये लार्ज इंटेस्टाइन में, यहाँ पर जो वाटर होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसको क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर और जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा, और जो भी वेस्ट होगा फिर वो धीरे धीरे क्या करेगा, मूव करेगा। और जब वो धीरे धीरे मूव करेगा तो उसके बाद जो आपका वेस्ट होगा वो टेम्परेरी कहां पर इकट्ठा होगा, रेक्टम में। कहां पर इकट्ठा होगा, रेक्टम में। ठीक है, तो रेक्टम के अंदर ये क्या होगा, टेम्परेरी इकट्ठा होगा। और उसके बाद जब अर्ज होगा, ठीक है ना, इसको बाहर निकालने का, तो जो रेक्टम होगा इसमें पेरिस्टालिटिक मूवमेंट होगा, और जैसी पेरिस्टालिटिक मूवमेंट होगा तो जो पॉटी होगी, जो भी वेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी बॉडी में
कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का। आई होप सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये सारी चीजें जो आज मैंने बताई है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो भी चीजें मैंने बताई हैं आपको समझ में आया होगा। एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये रहा क्वेश्चन, सीक्रेशन ऑफ लेस सलाइवा इन माउथ विल अफेक्ट द कन्वर्जन ऑफ, कह रहा है अगर माउथ में सलाइवा कम बने तो किसके कन्वर्जन को अफेक्ट करेगा। एक बात बताओ, सलाइवा किसका डाइजेशन कर रहा था? हाँ देखो बताओ, इसमें सलाइवा स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर रहा था ना, तो उसी का तो अफेक्ट होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कौन सा ऑप्शन जाएगा, स्टार्च इनटू सिंपल शुगर, शुगर मतलब ग्लूकोज, तो यही तो अफेक्ट होगा भाई। प्रोटीन से तो कोई लेना देना ही नहीं था, फैट से कोई लेना देना ही नहीं था, शुगर का अल्कोहल ये तो मैंने पढ़ाया ही नहीं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन जाएगा, इस तरीके का आपका ऑप्शन जाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन अ डियर। ठीक है ना, कह रहा है स्मॉल डियर के अंदर ये थोड़ा बड़ा होता है एज कंपेयर टू टाइगर। इसका रीजन क्या है? मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, टाइप ऑफ फूड कंज्यूम, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ विलाई इन इंटेस्टाइन, प्रेजेंस और एब्सेंस। पता है लार्ज क्यों है? क्योंकि भाई शाकाहारी मांसाहारी है, तो मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, मोड मतलब तरीका, तरीके से कोई लेना देना नहीं है, किस तरीके का आप खाना खा रहे हो उसकी वजह से जो इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ डिपेंड कर रही है। वो शाकाहारी है, प्लांट खा रहा है, सेलुलोज खा रहा है, डाइजेशन में टाइम लगता है। ठीक है, तो टाइप ऑफ फूड जाएगा। क्या जाएगा स्टूडेंट्स? टाइप ऑफ फूड जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको एक एक चीज बता दी है, जो क्वेश्चंस आए हैं मैंने उसको भी क्या कर दिया है, डिस्कस कर दिया है। ठीक, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, देखिए सर 1.4 टू 1.8 मीटर मैंने आपको बता ही दिया है। और जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब जो फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, और वहां पर वाटर और सॉल्ट को क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा स्टूडेंट्स? वाटर इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्या देखते हैं? कुछ क्वेश्चंस देखो। सबसे पहले स्टेट वन रोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, सबका एक एक रोल बताना है अपने को। ठीक है, सबसे पहले आपका यहां पर आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये तो हमें पता ही है सर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है? पेप्सिन में। ठीक, दूसरा विलाई, विलाई मैंने आपको बता दिया फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे प्रेजेंट है। कहां पर प्रेजेंट है स्टूडेंट्स? स्मॉल इंटेस्टाइन पे। और ये खाने का एब्जॉर्प्शन करवाता है। क्या करवाता है? एब्जॉर्प्शन। इसके बाद एनल स्पिंक्टर, कह रहा है सर एनल स्पिंक्टर का क्या काम होता है? सर आपको पता होना चाहिए, जो एनल होता है, ठीक है ना, रेक्टम के अंदर, रेक्टम के बाद ही एनल आता है, तो वहां पर कुछ स्पिंक्टर होते हैं। ठीक है, जो वेस्ट को रोक करके रखते हैं जब हम सिग्नल देते हैं। ठीक है, जब हमारा अर्ज होता है कि भाई अब वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना है, तो वो स्पिंक्टर ओपन हो जाते हैं और जो एनस होता है वहां से वेस्ट क्या होता है, निकल जाता है। तो स्पिंक्टर क्या करता है? एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम एनस इज रेगुलेटेड। भाई ये जो एनल स्पिंक्टर है, स्पिंक्टर रेगुलेट करता है कि जो वेस्ट है, ठीक है ना, इसका एग्जिट कब होगा कब नहीं होगा। ठीक है ना, एग्जिट क्या करता है, ये कंट्रोल करके रखता है। फिर इसके बाद लिपेज एंजाइम, ये तो हमने पढ़ ही लिया था। जो लिपेज एंजाइम होता है वो फैट को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, मतलब इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। क्या करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, बता चुका हूं ये क्या करता है स्टूडेंट्स, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। अब ये देखो लेवलिंग करनी है, क्या करनी है, लेवलिंग। इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल द स्पेसिफिक एंजाइम जूस सिक्रेटेड इन लोकेशन, कह रहा है ये जो लोकेशन दे रखी है ना, अलग अलग लोकेशन पे, 2021 का क्वेश्चन है ये। जैसे यहाँ यार ये तो माउथ है, माउथ में कौन सा जूस सीक्रेट हो रहा था बताओ? स्लाइवा। क्या सीक्रेट हो रहा था? स्लाइवा। और स्लाइवा के अंदर क्या होता था? स्लाइवरी एमाइलेज। क्या होता था? स्लाइवरी एमाइलेज। पढ़ाया नहीं पढ़ाया? ठीक है, इसके बाद ये क्या है भाई? ये तो लीवर है। क्या है? लीवर। तो भाई लीवर से क्या रिलीज होगा? बाइल। क्या रिलीज होगा? बाइल। अब ये जो आप ये देख रहे हो मिर्ची की तरह, ठीक, पेनक्रियाज है ये। पेनक्रियाज क्या रिलीज करेगा? पेनक्रियाटिक जूस। क्या रिलीज करेगा सर? पेनक्रियाटिक जूस। और इसमें क्या एंजाइम होगा? ट्राइप्सिन, जो प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। लिपेज, जो लिपिड या फैट का डाइजेशन करेगा। और एक और था एमाइलेज। ठीक है, सॉरी
माल्टेज आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? माल्टेज। ठीक है स्टूडेंट्स, माल्टेज जो माल्टेज को तोड़ रहा था, माल्टोज को सॉरी तोड़ रहा था। ठीक है, तो तीनों जो लोकेशन है वो मैंने आपको बता दिया किसका क्या काम है। जैसे पहला बोल रहा है इसमें एमाइलेज एंजाइम होगा, कौन सा है? एमाइलेज। ठीक है, कौन सा एंजाइम होगा? एमाइलेज। अच्छा ये आंसर है, ये जो मैंने लिखा है आप बस इसको देखो। ये पूछ रहा है ये जो लोकेशन दे रखी है ये सब कोई ना कोई सिक्रीशन करते हैं, उस सिक्रीशन में कौन सा एंजाइम है वो बताना है। तो यहाँ पर स्लाइवरी ग्लैंड है, क्या निकालेगा? स्लाइवा। कौन सा एंजाइम होगा? स्लाइवरी एमाइलेज। भाई लीवर से क्या निकलेगा? बाइल। भाई पेनक्रियास से क्या निकलेगा? पेनक्रेटिक जूस। उसमें ये चीजें होती हैं, बता दिया मैंने आप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे हिसाब से अब क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। ठीक है, अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप बता दो, मैं आपका क्वेश्चंस ले लूंगा और मैं आपको बता दूंगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हम्म, हाँ एक्चुअली दीपक क्या होता है, जो स्टमक होता है वहां पर प्रोटीन का डाइजेशन होता है, ठीक है ना, लेकिन पार्शली डाइजेशन होता है। और वहां पर वो जो पार्शली डाइजेस्टेड जो फूड है उसको काइम बोल रहे हैं, CHYME। काइम बोल लो, चाइम बोल लो, आपको जो बोलना है वो बोलो। ठीक है, और फिर कंप्लीट प्रोटीन का जो डाइजेशन होगा वो कहाँ पर होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। भाई खाने का पूरा कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका मतलब प्रोटीन का डाइजेशन दो दो जगह हो रहा है, इस स्टमक में भी हो रहा था और कहाँ हो रहा है? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जो माउथ है, जो भी आपका स्टमक है, वहां पर आप देखो जिस भी चीज का डाइजेशन हो रहा था वो कंप्लीट नहीं हो रहा था, है ना? कौन है? ठीक है, ठीक है बच्चे, एक्चुअली क्या है, ईसो अभी मैंने बताया, आप वीडियो को दोबारा वो करके देखोगे बैक, आप सुन लेना। जो ईसोफेगस होता है उसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, तो ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता बच्चे। ठीक है, ईसोफेगस में कोई एंजाइम नहीं होता है, ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होगा। ईसोफेगस का बस इतना काम है, जो भी फूड है बक्कल कैविटी के अंदर उसको ट्रांसपोर्ट करना, और ट्रांसपोर्ट करके कहाँ लाना है? स्टमक में लाना है। ठीक है बच्चे, कहाँ पर लाना है? स्टमक में। और वो जो मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट क्यों हो रहा है? मसल के कॉन्ट्रेक्शन की वजह से। तो जो मूवमेंट हो रहा है उस मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है ना, मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, जिसकी वजह से जो फूड है उसका मूवमेंट हो रहा है ऊपर से नीचे, इसी को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, हाँ हाँ ये, हाँ बच्चे, एक्चुअली स्लाइवा जो होता है उससे चोट ठीक हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसका रीजन है ना, स्लाइवा के अंदर क्या होता है? लाइसोजाइम एंजाइम होता है, बताया हुआ है। हाँ ह्यूमन में भी हो सकता है, लेकिन अब यार ह्यूमन पट्टी पलस्तर हो जाता है, उसमें वो वाउंड को या जो वुंड होता है उसको चाटेंगे थोड़ी ना। ठीक है ना, बीटाडीन लगाओ, खत्म करो, वो तो जानवर है, उनके पास कोई डॉक्टर थोड़ी ना है कि फिजिशियन के पास चला गया, जनरल डॉक्टर के पास चला गया, जो भी है, कि भाई पट्टी कर दे, प्लास्टर कर दे। वो तो जानवर है, उनका तो लाइफ स्टाइल ही वैसा है, तो उनके लिए ठीक है। अब आपको कहीं चोट लग जाएगी तो वुंड पे लिक थोड़ी ना करोगे, ऐसा नहीं होता है। कौन है ये, कौन है? बच्चे स्टार्च और जो कार्बोहाइड्रेट होता है दोनों सेम ही होता है, बस नाम बदल गए हैं। जब आप बायोमोलिक्यूल पढ़ोगे ना 11th 12th में, वहां पर आता है। आप सिंपल ध्यान रखो, गेहूं और जो चावल आप खाते हो, जो रोटी और चावल आप खा रहे हो, वो आपका क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है ना, तो कार्बोहाइड्रेट एक नाम है, उसमें बहुत सारे टाइप होते हैं, स्टार्च होगा, ग्लाइकोजन होगा, लेकिन सारे कार्बोहाइड्रेट में एक चीज होगी, वो सारे ग्लूकोज के बने होंगे। बहुत बड़ी ग्लूकोज की जो लंबी चेन होगी, ठीक है ना, उसी को हम क्या बोल देंगे? स्टार्च बोल देंगे। क्या बोल देंगे? स्टार्च। तो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट दोनों को आप सेम ही समझो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ बच्चे, बच्चे एक्चुअली माउथ माउथ में लगभग 7 pH के आसपास होता है, 6.8 उधर लिखा हुआ था, तो 7.4 भी लिखा होता है बहुत जगह, तो लगभग आप एल्कलीन, मतलब न्यूट्रल एल्कलीन के आसपास समझो, 7.4 के आसपास। ठीक है ना, तो 6.8 वहां लिखा हुआ था, कहीं कहीं 7.4 भी लिखा हुआ है, तो उसके आसपास ही मतलब पीएच रहता है। ठीक है, स्टमक में बिल्कुल एसिडिक है, 1.2 टू 1.8। और जो, हाँ ठीक है बच्चे, इंटेस्टाइन में लगभग 7.8 होता है, इंटेस्टाइन आपका एल्कलीन होता है।
ठीक है ना। इंटेस्टाइन कैसा होता है आपका, एल्कलीन होता है। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन होगा, डाउट होगा, आप कमेंट कर देना, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थैंक यू बच्चे, आज के लिए इतना।